दो खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। वैभव अग्रवाल हैं, वीपी हैं रिसर्च बैंकिंग एंजल ब्रोकिंग से, साथ साथ राधिका राव भी मौजूद है, इकोनॉमिस्ट हैं डीबीएस की। दोनों मेहमानों का स्वागत है शो में। राधिका, मैं शुरुआत आपसे करूंगी। आरबीआई की पॉलिसी तो एज एक्सपेक्टेड रही है, लेकिन काफी जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जो बयान आए हैं आरबीआई गवर्नर की ओर से, वो काफी इंपॉर्टेंट है प्रिसाइसली बैंकिंग सेक्टर को लेकर। कई सारे स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए, एक एक करके मैं आपके कमेंट्स लेना चाहूंगी। शुरुआत करना चाहूंगी जो नए बेस रेट नियमों की बात हो रही है। आरबीआई गवर्नर ने साफ तौर पे कहा है कि होम लोन के जो कैलकुलेशन, जो रेट का कैलकुलेशन का तरीका है वो बदलेगा और मार्जिनल बेस्ड कॉस्ट ऑफ फंड के हिसाब से जो बेस रेट नियम है वो इसी हफ्ते आ सकते हैं। क्या इम्पैक्ट इसका होगा अगर नए बेस रेट नॉर्म्स इंप्लीमेंट होते हैं? अगर ये इंप्लीमेंट होते हैं तो बैंक्स पे इसका क्या असर आप देखती हैं? साल के शुरू से ही सेंट्रल बैंक बोलते आए हैं कि बैंक के ट्रांसमिशन करना पड़ेगा। अभी तक 50% ऑफ उन्होंने जितना टेक कट किया है उसका सिर्फ 50% ही ट्रांसमिट हुआ है। मनी मार्केट में इनफैक्ट 100 बेसिस पॉइंट के ऊपर इफेक्ट हुआ है। तो उसकी वजह से आई थिंक जो मार्जिनल कॉस्ट फंडिंग का आ सकता है इस हफ्ते, वो बेनिफिशियल होगा रिटेल कंज्यूमर्स के लिए, लेकिन बैंक के लिए आई थिंक वो भी कॉशियस रहेंगे। एक, क्योंकि जैसे हम आपके पहले कैसे कह रहे थे, एनपीएल ज्यादा हैं, उनके एसेट्स पे, एडवांस स्ट्रेस एसेट्स पे भी काफी प्रेशर है। और साथ ही साथ ये बात भी बार बार चालू है कि जो सरकार का, गवर्नमेंट का जो स्मॉल सेविंग स्कीम है वो काफी कंपटीशन देता है बैंक डिपॉजिट्स को। तो इस बजट में जब अगले साल फरवरी में आएगा, एक्सपेक्टेशन है कि वो स्कीम्स का शायद रेट एडजस्ट होगा। अगर वो होगा तो हमें लगता है कि वो ट्रांसमिशन मच फास्टर होगा। लेकिन हाँ, ये एक वेरी क्लियर सिग्नल है सेंट्रल बैंक गवर्नर से कि अगर जो मॉडल क्रिएशन, मतलब बैंक्स को बोल के इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है रेट की वजह से, वो एक रेगुलेटरी चेंज अभी प्रपोज कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल बैंक। इनफैक्ट यहाँ से अनचेंज जो रेपो लेंडिंग रेट था वो 6.75 के करीब अहेड ऑफ इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन हैज पिक्ड अप। बट अगर हम एक और कमेंट्री की अगर हम बात करें तो इट वाज फाइनल बेस रेट टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। हाउ डू यू सी दिस इम्पैक्टिंग बैंक्स? नहीं, एक्चुअली इसमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो ये कि जिस डेट से ये स्कीम, ये जो गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगी, इमीडिएटली उसके वजह से क्या बैंक्स को कुछ रेट कम करने पड़ सकते हैं। एंड दूसरा ये कि एक बार वो गाइडलाइंस चालू हो जाएंगी तो आगे जाके क्या होगा। क्लियरली आगे जाके डेफिनेटली जो रेट्स हैं वो जैसे जैसे आरबीआई के रेट कम होते हैं या डिपॉजिट रेट कम होते हैं, उनकी भी बैंक्स की भी जो बेस रेट्स हैं वो कम होंगी। पर इमीडिएटली जब ये गाइडलाइन इम्प्लीमेंट होती है उस समय क्या कुछ इम्पैक्ट आ सकता है बेस रेट पे, इस पे डिपेंड करेगा कि क्या मार्जिन पे बैंक्स के कुछ इम्पैक्ट आएगा या नहीं। अल्टीमेटली बैंक्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपना एक स्प्रेड उसमें बिल्ड इन कर सकते हैं कि उनकी एक आरओई बने। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जरूर है, पर ये देखना पड़ेगा कि क्या इम्पैक्ट आ सकता है। अगर समझ लीजिए उन्हें 25 बेसिस पॉइंट्स कम करना पड़े एज अ थंब रूल, ज्यादातर पीएसयू बैंक पे उसका 10 बेसिस पॉइंट इम्पैक्ट आता है, तो वो आ सकता है। जी जी जी, वैभव जी आप बने रहिए। राधिका, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अब जिस तरह से वैभव भी बता रहे थे, हालांकि गाइडलाइंस आने के बाद और जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तब एक्चुअल सिचुएशन क्लियर होगी, लेकिन ये तो डेफिनेटली पॉइंट है कि नए बेस रेट नॉर्म्स आने पर प्रॉफिटेबिलिटी जो है बैंक्स की वो हर्ट होगी। एक तरफ आरबीआई गवर्नर ने खुद कहा है कि बैंकों को बैलेंस शीट्स में अपने सुधार लाना चाहिए ताकि नए लोन की जगह मिले। दूसरी तरफ अगर नए बेस रेट नॉर्म्स आते हैं तो डेफिनेटली उनकी बैलेंस शीट पर इम्पैक्ट आएगा अगर प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट होती है। तो इस दोनों ही सिचुएशन को आप कैसा देखती हैं? अभी ऑलरेडी एसेट क्वालिटी को लेकर कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं, तो ऐसे में स्थिति आप आने वाले 6 महीने फिर साल भर में बैंकिंग सेक्टर के लिए कैसी देख रही हैं? आई थिंक ये फेस काफी ट्रिकी होगा क्योंकि उनको दोनों साइड से प्रेशर है। अभी क्रेडिट ग्रोथ भी बहुत वीक है, 10% के नीचे ही चल रहा है अभी भी। लेकिन एक तरफ पे वो है, दूसरी तरफ पे ये है कि अभी आरबीआई का ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग का रेगुलेटरी चेंज भी हो सकता है। उसकी तरह से हमें लगता है कि मार्जिन से प्रेशर अभी भी बना रहेगा। और अभी जो स्ट्रेस एसेट और जो एनपीएल का प्रॉब्लम है वो पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है। इनफैक्ट हमें लगता है एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक वो प्रेशर बना रहेगा। उसके बाद ही जैसे इकोनॉमी में सुधार आता है, जो स्टॉल्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ऑन बोर्ड आते हैं, तभी उन पे, और स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तभी उनके बुक्स पे प्रेशर हटेगा। तो इसकी वजह से आई थिंक मार्जिन पे प्रेशर तो पड़ ही सकता है। लेकिन आई थिंक ये सेंट्रल बैंक का गवर्नर का स्पेशली ये मानना है कि
वो जो 1-to-1 ट्रांसमिशन होता है वो जरूरी है कि क्योंकि जब पॉलिसी रेट कट होता है तो वो एक सिग्नल होता है कि हाँ रेट्स अक्रॉस द बोर्ड कम होने चाहिए ताकि जो एंड कंज्यूमर है वो बेनिफिट एंजॉय कर सके। लेकिन इस जब ट्रांसमिशन नहीं होता है तो रेपो रेट का इम्पैक्ट पूरी तरह कैलकुलेट नहीं हो पाता है। तो हमें लगता है कि आई थिंक बैंक्स इन बिटवीन इन द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स मार्जिन पे प्रेशर जरूर बना रहेगा। But going forward, यहाँ से लेके though RBI have stated they have retained the accommodative stance, but it has also highlighted that inflation risk remains। और यहाँ से लेके जो ट्रांसमिशन पर है उनकी कमेंट्री आप कैसे जज कर रहे हैं? एक्चुअली ओवरऑल हमारा ये मानना है कि इंटरेस्ट रेट का बायस डाउनवर्ड ही है इकोनॉमी में, क्योंकि 2-3 बातें हैं। डेफिनेटली सीजनली इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा है, परंतु स्ट्रक्चरली हमारा ऐसा मानना है कि इन्फ्लेशन वापस मॉडरेट लेवल्स पे ही रहेगा। अराउंड 5% जो आरबीआई की एक टारगेट है वहीं पे रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी सपोर्ट है इस चीज पर। और साथ ही साथ में ग्लोबली कमोडिटीज भी जो हमारा आउटलुक है कि काफी बिनाइन ही रहेंगी। तो ये एक बात है। और दूसरी बात, अगर आप क्रेडिट ग्रोथ भी देखें तो जो डिमांड साइड से भी इंटरेस्ट रेट्स पे इतना प्रेशर नहीं है। तो ये दोनों चीजें देखते हुए आई थिंक ओवरऑल बायस जो है इंटरेस्ट रेट्स का भी डाउनवर्ड ही रहेगा। जी राधिका जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अब जिस तरह से मनोज ने भी अभी मेंशन किया, जो आरबीआई गवर्नर ने कहा, उन्होंने क्लियर किया है कि अकोमोडेटिव स्टांस उन्होंने मेंटेन किया, यानी कहा है कि ब्याज दरों में भी कटौती की गुंजाइश है। लेकिन 2 चीजें, पहली चीज तो उन्होंने ये भी कहा कि दिसंबर से जो महंगाई है वो बढ़ सकती है, और दूसरी चीज दिसंबर में फेड की बैठक भी है, 15-16 दिसंबर को फेड की मीट होनी भी है। तो मैं दोनों ही सिचुएशन का फेड आरबीआई की अपकमिंग पॉलिसी पर आप क्या इम्पैक्ट देखती हैं? क्या यहां से जो ब्याज दरों का ट्रेंड है वो नीचे की तरफ ही रहेगा, या फिर अगर फेड यूएस में ब्याज दरें बढ़ाता है तो उसका असर दिख सकता है कुछ पॉलिसी पर इंडिया में? हमें नहीं लगता कि आज इस बार तो हाँ अजय ने बहुत स्पेसिफिकली बोला है कि हाँ हमारा स्टैंड अकोमोडेटिव है, लेकिन हम मूव करेंगे ऐसे सिचुएशन में ताकि तब जब सब फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे होंगे। तो हम यहाँ से रेट तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक तो जैसे आपने कहा अभी फेड का मीटिंग है इस महीने, 2 हफ्ते के बाद उनका कैसा होगा। और इस हफ्ते इनफैक्ट ईसीबी भी मिल रहा है, तो उसमें उनका क्यूई बढ़ने की आशंका है। तो इसकी वजह से काफी डाइवर्जेंस है पॉलिसीज में। एक तो वो, और दूसरा आई थिंक बजट का भी वेट करेंगे, क्योंकि जब भी वेज कमीशन के प्रपोजल्स टेबल हुए हैं उसका इम्पैक्ट अभी तक इन्फ्लेशन में जरूर दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप कॉन्फ्रेंस देखें, आरबीआई का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टेटमेंट के बाद, उन्होंने मुझे पटेल ने बहुत रेगुलरली कहा था कि जो एडजस्टमेंट होगा हाउसिंग कंपोनेंट में पर्टिकुलरली, वो 3 से 6 महीने तक ज्यादा दिखेगा अप्रैल 2016 से। तो हमें लगता है कि ये सब इम्पैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। तो सेंट्रल बैंक अभी के लिए आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्कोप टू यहाँ से कट करने के लिए। लेकिन हाँ आई थिंक द स्टांस ऐसे रहेगा कि डविश होगा। अगर इन्फ्लेशन अंडरशूट करता है 5% या नीचे, तभी उनका रेट कट का चांस रहेगा। हमारा इन हाउस एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से कट नहीं होंगे, और इनफैक्ट इन्फ्लेशन 5 to 5.5 के ऊपर अंदर ही रेंज करेगा, और वो जो मार्च 2017 का टारगेट है वो चैलेंजिंग रहेगा। जी चलिए, शुक्रिया राधिका जी आपका भी, और वैभव आपका भी शामिल होने के लिए शो में और अपने कमेंट्स रखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे, कॉलर्स से बातचीत वापस शुरू करेंगे। आप देखते रहिए मिनट के पास।